हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमारे जो चैनल के ऊपर जो सीरीज़ चल रही है नंबर सिस्टम की, उसके ऊपर हमने काफ़ी वीडियो डाले थे, लेकिन जो बीच में हमारा जो ये टाइम पीरियड था जिसके अंदर दिवाली फेस्टिवल का जो टाइम चल रहा था, सीज़न जो दिवाली का चल रहा था, इस वजह से हमारी क्लासेस नहीं आ पाई है बीच में। लेकिन अब हम इसी सीक्वेंस को आगे कंटिन्यू लेके जाएंगे और नंबर सिस्टम के कुछ और नंबर सिस्टम पे कुछ और टॉपिक्स है जिसके ऊपर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपने दिवाली सेलिब्रेट की होगी। अब सारा फेस्टिवल सीजन चला गया है, अब हमारी स्टडी का टाइम है और अच्छी तरीके से हमें स्टडी करनी है। तो हम इस टॉपिक को आगे ले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, जो नंबर सिस्टम था उसके अंदर हमने कुछ नंबर्स के अंदर पढ़ा था, और जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई नंबर आता है और उसके हम फैक्टर्स करते हैं, कोई गुणनखंड करते हैं, तो कितने उसके फैक्टर्स होते हैं या फिर कितने उसके मल्टीपल्स होते हैं, इस टाइप में हमने देखा था। तो हमने देखा कि जो मल्टीपल्स होते हैं, जो गुणन होते हैं, वो तो इनफाइनाइट होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, आपको पता ही है। जैसे मैंने कहा 8 के मल्टीपल्स बताओ, तो 8 की टेबल कहीं तक पढ़ो, इनफाइनाइट होंगे। लेकिन जो फैक्टर्स होते हैं, जो गुणनखंड होते हैं, वो हमने पढ़ा था। जैसे 8 की ही बात करते हैं, जैसे मान लो ये 8 है, इसके फैक्टर की बात करते हैं, तो 8 1 की टेबल में आता है, 8 2 की टेबल में आता है, 8 4 की टेबल में आता है और 8 खुद 8 की टेबल में आता है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल इसके गुणनखंड, कुल इसके गुणनखंड कितने हो गए हमारे पास? 4 गुणनखंड हो गए। टोटल इसके फैक्टर्स कितने हो गए? 4 हो गए हैं। अब इसी के अंदर हमारे पास क्वेश्चन और आता है। देखिए, अब इसमें और एडिशनल क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो एडिशनल क्वेश्चन इसके अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं आपके। आपसे हो सकता है ऐसे पूछ ले कि इसमें इवन फैक्टर बताओ, जो सम गुणनखंड है वो बताओ कितने होंगे। जैसे देखो, इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये तीनों क्या है? इवन फैक्टर है। ये तीनों क्या है? इवन फैक्टर है ना। सम गुणनखंड है या नहीं है? और एकमात्र ये एक ऐसा है जो हमारा कौन सा है? ऑड फैक्टर है, विषम गुणनखंड है ना। तो डायरेक्ट आपसे पूछेंगे तो छोटे नंबर पे आपके पास क्वेश्चन ऐसा नहीं देगा। जो छोटा नंबर आएगा 8 10 15 ऐसे नंबर पे नहीं देगा, बड़ा नंबर देगा। उसी के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे जाएंगे, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, प्राइम फैक्टर भी पूछ सकते हैं उसके अंदर आपके पास। प्राइम फैक्टर मतलब ये, जैसे ये फैक्टर में तो आता है लेकिन ये प्राइम थोड़ी है इसके अंदर, है ना। ये इसके अंदर हम उस फैक्टर्स को हम फाइंड करेंगे। एक होता है फैक्टर्स और एक होता है प्राइम फैक्टर्स कितने होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपके पास उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को आगे लेके जाते हैं। देखिए, मैं कुछ नंबर्स लेता हूं और उसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है मान लो मेरे पास एक नंबर है, कुछ नंबर ले लो आप, मान लो 240 ले लेते हैं। ठीक है, ये एक नंबर है। सबसे पहले तो हम इसमें तीनों क्वेश्चन करेंगे, जो बेसिक 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं ना, वो तीनों क्वेश्चन हम इसके अंदर सॉल्व करेंगे अभी। और तीनों क्वेश्चन कौन सा? एक तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं, एक आपके पास इसमें इवन फैक्टर कितने होते हैं, ऑड फैक्टर कितने होते हैं, सम गुणनखंड कितने हैं, विषम कितने। तो उससे पहले हम चेक करते हैं कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो चेक करते हैं। चलिए देखिए, आपको पता है 140 जो होता है वो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है, 9 के अंदर आता है क्या? नहीं, 9 में नहीं आता। 10 में आता है, 12 में आता है। ठीक है, 10 में आता है, 12 में आता है और 16 में आ रहा है ये। तो 16 के अंदर ये बिल्कुल 16 में भी आ रहा है ना। और उसके बाद और किस में आता है ये? 16 के बाद आता है, देखो 18 में आएगा, है ना। चेक करो, 18 और पीछे बच गया 6 और 2, 4 और 2 6, 16 नहीं, 18 में नहीं आता। 16 में तो आ रहा है ना, 8 और 80, हाँ 16 में आ रहा है। 18 में नहीं आता, फिर आता है ये 20 में, 20 में आता है। उसके बाद ये आएगा हमारे पास 24 में। किस में आएगा? 24 में आएगा। 24 के बाद देखो किस में आ रहा है? 30 में आ रहा है, ये 30 में आ रहा है। 30 के बाद किस में आ रहा है? 40 में आ रहा है। ठीक है ना, 40 में आ रहा है। 36 में आ रहा है ये 36 में नहीं आता 40 में आ रहा है। 40 के बाद ये आ रहा है हमारा 60 में। 60 के बाद ये आ रहा है हमारे पास 80 में। ठीक है, 80 के बाद ये आएगा हमारे पास 120 में। 120 के बाद ये आएगा हमारे पास 240 में। ठीक है, और बीच में किसी नंबर से नहीं, बीच में किसी नंबर में नहीं आता है। 120 को 2 से करोगे तो 240 होता है। ठीक है, ये नंबर आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं इसके काउंट करते हैं, ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, कितने फैक्टर हो गए इसके अंदर से?
18 फैक्टर हो गए। टोटल कितने आ रहे हैं इसमें? 18 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमने कहाँ पढ़ लिया, ये तो हमने सबको हमने बार बार लिख लिख के चेक किया है, तब हमें पता चला है। और कितना टाइम वेस्ट होता है इसके अंदर, आप कैलकुलेट करोगे तो इसमें कितना टाइम वेस्ट होता है। इसको फाइंड करने के लिए हमने एक मेथड सीखा है, और वो मेथड क्या है देखिए, हम करेंगे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से। किससे करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड से करेंगे। 2 से किया 120 हो गया, 2 से किया ये 60 हो गया, 2 से किया ये 30 हो गया, 2 से किया ये 15 हो गया, 3 से किया ये 5 हो गया, और 5 से किया ये 1 हो गया। हाँ, इजी है, आराम से कर सकते हो ये तो। अब इसके अंदर अगर ध्यान से देखा जाए तो 240 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो क्या क्या आए हैं? 2 की पावर 4 आया है, 3 की पावर 1 आया है, और 5 की पावर 1 आया। यही हुआ है ना? आराम से देखो इसको कर सकते हो। अब क्या मेथड होता है कि जो पावर होती है उसमें 1 ऐड करो और उसके बाद उसका मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां देखो कितना कितना आ रहा है इसके अंदर, ध्यान से चेक करो। देखो ये आ रहा है 4 आ रहा है, मतलब 4 + 1, फिर ये आ रहा है 1 मतलब 1 + 1, फिर आ रहा है ये 1 + 1, तो कितना लग गया? 4 और 1 5 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना आ रहा है? 5 दूनी 10 दूनी 20। कितने फैक्टर आ रहे हैं? 20। लेकिन हमारे पास यहाँ 18 आया ना इसके, तो इसमें इसका मतलब हमने कुछ फैक्टर्स इसमें नहीं लिखे हैं। जिसकी टेबल में ये आ रहा है वो फैक्टर्स हमने इसके अंदर नहीं लिखे हैं, है ना। तो ऐसे कौन से फैक्टर है चेक करो, और कौन कौन सी टेबल में आ सकता है ये? 12 में आ गया, 16 में आ गया, 20 में आ गया, 20 में आ गया, उसके बाद ये 24 में आ रहा है, 25 में नहीं आता, 26 में नहीं आता, 27 में नहीं आता, है ना, 72 में आता है शायद ये, है ना, एक 72 में भी आएगा बेटा आपके पास यहाँ पर, है ना। चेक करते हैं। देखो अगर मान लो इसको 240 को 72 से डिवाइड करते हैं, 6 से करो, ये आ गया 46 से किया, ये आ गया या डायरेक्ट करें 36 से कर लो, 18 से करो, 18 से जा रहा था ये 18 से नहीं जा रहा ना, तो किससे जा रहा था ये? 12 से जा रहा था, 12 से किया, ये आ गया 12 6 जा, नहीं ये 13, ये इससे नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं जा रहा। ये किससे? 72 से नहीं जा रहा, 72 से नहीं जा रहा, तो इसके अंदर 20 फैक्टर कौन से होंगे? 20 फैक्टर और कौन से होंगे? चेक करो। और कौन सी टेबल में आ रहा है? 30 40 60 80 120, और 100 में तो नहीं आता, 120 आ गया, 120 से ऊपर 2 फैक्टर और बनेंगे बेटा। ये काउंट करने में कुछ मिस्टेक कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ही किए हैं। 40 80 30 60 120 240, और कौन सा नंबर नहीं लिखा हमने? 9 10 11 12 13 14 15 से करो। 15 की टेबल में आएगा ये 190, हाँ 15 से जा रहा है भाई, एक बीच में एक 15 से और जा रहा है ये, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 15 से और जा रहा है एक, ठीक है। और उसके अलावा एक नंबर बीच में और आएगा, 15 से जा रहा है तो फिर एक नंबर और आएगा, 30 आ गया। 45 से जा रहा है कि ये 15 से किया 3 बार, 15 से किया, 15 एकम 15 हो गया। 240 को देखो, 240 को 15 से करते हैं, कितनी बार गया ये? 15 एकम 15 90, और 15 छिके 90, 16 बार जाएगा, तो 16 से भी जाएगा फिर ये 15 बार, है ना, 16 से जा रहा है तो 15 बार। तो इसी में से वैसे आता है, जैसे 16 की टेबल में 15 बार आता है, 15 की टेबल में 16 बार आ रहा है, 20 की टेबल में ये आ रहा है ना। तो एक आधा नंबर इसमें और निकल के आएगा, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इन शॉर्ट हम यहीं से समझ लेते हैं इसको कि ये जो नंबर आया, ये 20 आया है ना इसमें, तो 20 आया तो ऐसा एक आधा नंबर और निकल के आएगा। तो ये वैसे फाइंड करने में भी दिक्कत होती है कि 240 किस किस की टेबल में कितनी बार आता है। तो इससे अच्छा हमारे पास एक अल्टरनेट मेथड आ गया हमारे पास, और उसी मेथड का यूज़ करते हुए हमने इसको सोल्व कर लिया है, ठीक है। उसके अलावा देखो अब आगे चलते हैं, इसी पे हम आगे और बात करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर मेरे को इवन फैक्टर की वैल्यू निकालनी है, किसकी? इवन फैक्टर्स की, मतलब हमारे पास इसके अंदर निकालनी है वैल्यू किसकी? सम गुणनखंड की वैल्यू निकालनी है ना। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे चेक करते हैं। देखो बिल्कुल, अब देखो आपको ये पता होना चाहिए पहले तो कि इवन या सम का मतलब क्या होता है। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर रखा है कि इवन का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जो 2 की टेबल में आते हैं। इवन नंबर जो ऐसे नंबर जो 2 की टेबल में 2 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं हमारी सम संख्याएं होती है। तो इसमें से नंबर कौन से निकालोगे? ऐसे नंबर होने चाहिए ना जो 2 की टेबल में आते हैं, तो मतलब 2 बाहर निकाल लो भाई। 2 से अगर कोई मल्टीप्लाई हो रहा है तो मतलब वो इवन हो रहा है। तो इस फैक्टर में से, इसमें से ये जो हमारे पास आ रखा था ना, देखो बेटा इसको ध्यान से देखो, ये हमारे पास आ रहा था ना, इसमें से हम क्या लिखते हैं? ऐसे कर सकता हूं क्या मैं इसको? 2 मैंने बाहर रखा, 2 की पावर 4
मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 2 की पावर 2 रह गया अंदर, है ना, और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। मतलब ये जो फैक्टर्स आए हैं उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने से ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे सारे नंबर, ये सारे नंबर हो जाएंगे हमारे किसके मल्टीपल हो जाएंगे, हमारे इवन फैक्टर्स हो जाएंगे, हमारे सम गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये देखो 3 है यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये हो गया 3 और 1 4 गुणा 2 गुणा 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 16 ऐसे फैक्टर होंगे जो हमारे कौन से होंगे, इवन होंगे। अब चेक करो, देखो आपको पता है इसके अंदर ये एक जो है वो हमारा ऑड फैक्टर है, ये 3 जो है वो ऑड फैक्टर है, ये 5 जो है वो ऑड फैक्टर है, ये 15 जो है वो ऑड फैक्टर है। ये 4 ऐसे फैक्टर है जो ऑड है। इसके अलावा सारे इवन दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना। तो इसका मतलब हमारे पास 20 में से, टोटल 20 थे, उसमें से 4 ऐसे फैक्टर आ रहे हैं जो हमारे ऑड फैक्टर है, विषम है। तो बच्चे हुए कौन होंगे, सम होंगे। तो 20 है टोटल, उसमें से 16 हमारे क्या आ रहे हैं, सम गुणनखंड आ रहे हैं। बाकी सारे काउंट करोगे ना तो 16 हमारे गुणनखंड इसमें हो जाएंगे। अब इसमें जैसे हम चेक करने जाते हैं ना, तो हमने यहां से किया, इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन किया ऐसे, टोटल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी कंडीशन में अगर हम बात करें ऑड फैक्टर्स की, किसकी बात करें, ऑड की बात करें, विषम की बात करें, तो इसको भी हम बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है आपने क्या निकाला, टोटल निकाला, उसमें से आपने क्या निकाल दिए, इवन निकाल दिए, तो बच्चे भी कौन होंगे, ऑड होंगे। लेकिन इसके अलावा और भी एक मेथड और होता है आपके पास कि आप क्या करो, विषम निकालने के लिए आपको पता है विषम आपके पास होना चाहिए, बाकी सारे क्या होंगे, सम होंगे। तो सिंपल आपको यह बात ध्यान रखनी है कि जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है ना, ध्यान से सुनना मैं क्या बात बोल रहा हूं, जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है, जब अभाज्य गुणनखंड किया जाता है, तो उस कंडीशन में 2 एकमात्र ऐसा नंबर होता है जो इवन है, प्लस 2 ऐसा नंबर है जो प्राइम होता है। अभाज्य संख्याएं, जो अभाज्य संख्या में ओनली टू, ठीक है ना, जो 2 होता है वो ही एक सिर्फ ऐसा नंबर होता है जो सम होता है। इसका मतलब 2 से गुणा होने वाले सारे, मतलब 2 को हटा दो, बचा हुआ कौन है, उसके अलावा जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे सारे के सारे हमारे विषम होंगे, सारे के सारे हमारे ऑड होंगे। तो आपने जैसे ही 2 को हटाया, मतलब इस 2 को रिमूव कर दो यहां से, ये वाला पोर्शन ही हटा दो यहां से, ये पोर्शन आपने हटाया तो बच कौन सा गया, ये इतना बच गया, मतलब 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। तो इसको अंदर पावर में 1 ऐड करो, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा बेटा, 4। वाह, देखो 16 और 4 20 हो रहे हैं ना टोटल। तो यहां पर ये 4 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक ऑड फैक्टर हो जाएगा। ध्यान से सुन लेना ये चीज कि इसके अंदर सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर होता है जो हमारा प्राइम भी है, प्लस उसके साथ साथ कौन सा नंबर है, इवन नंबर भी है। सिर्फ 2 एक ऐसा है। इसका मतलब ऑड निकालना तो बहुत इजी है, अगर 2 नहीं है इसमें, अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 नहीं आ रहा है, मान लो मैंने आपको ये कहा है कि 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, या फिर मैंने आपको ये कहा है किसी ऐसा नंबर का जिसमें आपके पास 2 या उससे डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई नंबर है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। तो उस कंडीशन में आपने क्या किया है, इसके अंदर आपने वैल्यू निकाली, तो 2 उसमें नहीं आ रहा है, मतलब वो सारे ऑड ही होंगे, है ना। 2 एक ही मात्र ऐसा नंबर है जो प्राइम है। तो पहले ऑड निकाल दो, टोटल निकाल लो, टोटल में से ऑड माइनस करोगे, इवन बच जाएगा, है ना। सिंपल सा मेथड है, बिल्कुल इजी मेथड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके पास क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर से, और बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपके पास फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन आएगा, गुणनखंड से क्वेश्चन आएगा, टोटल कितने, देखो इसके फैक्टराइजेशन करना, पावर करना, पावर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ये जो पावर लिखता हूं ना मैं, ये जो पावर लिखी है हमने, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि ऐसी कितनी पावर है, ऐसे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में जैसे कोई भी एक नंबर दिया है, उसके गुणनखंड में कितनी ऐसी संख्या है जिसकी पावर इवन नंबर में है, सम संख्या में है। जैसे इसमें देखा जाए तो जैसे इसके अंदर किया था, तो इसकी इवन पावर कितनी है, एक ही है, 4 जो आ रही है, ये वाला फैक्टर जो है उसकी इवन पावर है ना। इवन पावर पे क्वेश्चन आ सकता है, प्लस उसके अलावा आपके प्राइम नंबर्स पे क्वेश्चन आ सकता है, उसके अलावा आपके पास क्वेश्चन जो इवन ऑड जो फैक्टर्स होते हैं उस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान रखना ये चीजें। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन था हमारा फैक्टराइजेशन के ऊपर, जो गुणनखंड है, फैक्टर्स है, उसके ऊपर, ठीक है। अब उसके अलावा एक सबसे बढ़िया टॉपिक, लास्ट टॉपिक करवाऊंगा इसके अंदर, और लगभग इस पे कवर हो जाएगा आपका सारा नंबर सिस्टम का ये वाला पार्ट है जिसके अंदर ये नंबर्स पे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा तो नंबर सिस्टम में बहुत सारे पढ़े हैं, अभी एलसीएम एचसीएफ हमने नहीं किया है। उसके अलावा हमारे पास जो फ्रैक्शंस आते हैं वो हमने नहीं किए हैं। बहुत इसमें मेथड्स होते हैं, बहुत इसमें टॉपिक्स होते हैं नंबर सिस्टम अकेले में, इसलिए ये ज़्यादा नंबर का होता है। इसके अंदर से क्वेश्चन आपके
क्वेश्चन चाहे इसमें 1 2 आए, देखो ऐसा नहीं कहता मैं कि बड़ा टॉपिक है तो क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, नहीं, क्वेश्चन चाहे 1 आधा आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, क्वेश्चन कितने आए, लेकिन ये टॉपिक बड़ा है तो उसमें से आपके पास कहाँ से वो 1 2 क्वेश्चन आते हैं, ये हमारा थोड़ा सा क्या होता है, चैलेंजिंग पार्ट होता है इसमें, इसलिए हमें सारा सीखना पड़ता है इसमें, ठीक है। अब हम सीखते हैं इसके अंदर विभाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी जिसको कहते हैं, विभाजकता। बहुत ईजी सा टॉपिक है और इसको याद रखोगे ना, अगर डिविजिबिलिटी रूल को अगर आपको याद है तो आप क्या कर सकते हो, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। आप अदर जो क्वेश्चंस करते हो उनमें अगर कुछ कैलकुलेट करना होता है तो वो आप आराम से कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले डिविजिबिलिटी का मतलब समझिए, विभाजकता का मतलब समझिए, क्या टॉपिक है ये। जो विभाजकता है वो क्या है? विभाजकता मतलब जैसे समझो कि कोई भी मैंने नंबर दिया, मैंने पूछ लिया क्या ये 6 से डिविजिबल है, मतलब 6 से ये पूर्णतः विभाजित है क्या, मतलब उसको भाग लगाने पर उसका जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, मतलब रिमाइंडर जो आ रहा है वो 0 आना चाहिए ना, शेषफल आपका 0 आना चाहिए, वो विभाजकता है। मैंने कहा 100 नंबर आपको मैंने दिया 100, क्या ये 100 हमारा 6 से विभाजित है या नहीं है, तो आपने 6 से भाग लगा के देखा उसमें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब वो 6 से विभाजित नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन, ऐसा नंबर जो आपका डिविजिबल है या नहीं है, तो ऐसे भाग लगा के चेक करोगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हमारे पास सीधा सा एक रूल है। और भाग के लिए देखो ऐसे नहीं है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दे दिया 100 को डिवाइड 100 नहीं दिया जाएगा, एक बड़ी सी संख्या दी जाएगी आपको और उस संख्या को आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं, आराम से रिलैक्स होकर ये पढ़ना टॉपिक और नोट कर लेना, छोटे छोटे रूल्स है इसमें, आराम से कर सकते हो। सबसे पहले करते हैं 2 की विभाजकता। 2 की विभाजकता, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। ठीक है, अगर कोई नंबर 2 से विभाजित है, अगर कोई नंबर 2 से विभाजित है, अगर कोई संख्या 2 से डिविजिबल है, तो सिंपल सा रूल है, लास्ट वाला नंबर, उस पूरी डिजिट का, उस पूरे नंबर का, सॉरी, उस पूरे नंबर का लास्ट जो डिजिट आता है, उस डिजिट को आप चेक करो, वो 2 की टेबल में आना चाहिए। जैसे मैंने नंबर दिया 4 7 5 6 8, 4 7 5 6 7 8, ठीक है, ये नंबर दिया। इस नंबर का लास्ट नंबर ये वाला कितना है, 8, क्या 8 2 की टेबल में आता है? अगर 8 2 की टेबल में आता है, 2 के पाड़े में 8 अगर आता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है। छोटा सा रूल है, सबको पता है ये, ऐसी बात नहीं है आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको पता होता है ये छोटे छोटे नियम है, ये पता होते हैं। कुछ बड़े नंबर्स पे चलेंगे तब आप कुछ और नंबर्स पे पूछेंगे, हम पता करेंगे 3 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, ऐसे नंबर की विभाजकता हमें याद रखनी होती है ना। ये तो सिंपल सा रूल है, लास्ट में 2 आ रहा है या नहीं आ रहा तो आप कर सकते हो। जैसे मैंने ये कहा कि ये कैसे पता चलेगा, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो। अब मैंने आपको एक गुणनखंड टॉपिक खत्म करवाया है, जो गुणनखंड टॉपिक है ना, उस टॉपिक के अंदर आप यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, प्राइम नंबर से चेक करते हो, तो उस टाइम आपको कैसे पता चलेगा कि वो 2 में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2 से चेक करें या नहीं करें, हमारे पास इतना टाइम थोड़ी रहता है वहां पे। 3 में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 5 में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये चेक कैसे किए जाते हैं, ठीक है। तो मैं लगभग आपको 15 तक की विभाजकता के नियम यहां करवा देता हूं, वो आपके लिए सफिशियंट होंगे, ठीक है। तो 2 के लिए मैंने आपको क्या बताया, लास्ट में आपके पास क्या आना चाहिए, यूनिट डिजिट, जो इकाई अंक है, जो इकाई अंक है, यूनिट डिजिट जो है वो आपका क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, सम होना चाहिए, ठीक है, या 2 की टेबल वाला होना चाहिए, सिंपल सी चीज है, 2 4 6 8 ऐसा होना चाहिए, ठीक है, इवन नंबर होना चाहिए। जो इकाई अंक है, जो आपका यूनिट डिजिट है, वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। 0 भी होता है तो भी वो डिविजिबल है, क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं 3 की विभाजकता की। किसकी बात करते हैं, 3 की विभाजकता। ये भी सिंपल सा रूल है, बहुत से लोगों को पता भी होगा और बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा, तो इसको चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने ये लिखा यहाँ पे 3 3 6 5 1 7 2, मैंने ये लिखा, ठीक है, मैंने ये नंबर लिखा और मैंने कहा कि क्या ये नंबर हमारा 3 के पहाड़े में आता है या नहीं आता, 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा, ये 3 की टेबल में होगा या नहीं होगा, 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, क्या नियम पता है आपको इसका? तो इसका नियम सिंपल सा है, बिल्कुल इजी नियम है इसका, एकदम आराम से कर सकते हो। कैसे? जो नंबर आपको दिया गया है उसमें जितनी भी डिजिट है उनको ऐड कर दो और ऐड करने के बाद जोड़ो उनको, उन संख्याओं को जोड़ने के बाद में जो एक फाइनल लास्ट में आंसर बनेगा वो अगर 3 की टेबल में आ रहा है तो इसका मतलब वो कंप्लीट नंबर आपका डिविजिबल होगा। जैसे मैंने ये कहा 6 और 3, देखो इनको जोड़ो, 3 और 6 9, 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15 और 7 22, 22 और 2 24, इनका सम
3 + 6 + 5 + 1 + 7 + 2, इनका सम हो रहा है 24। क्या 24 3 के पहाड़े में आता? अब ये मत करना कि सर 24 का भी कैसे पता करें। अगर मान लो 24 तो पता होगा, इतना तो पता ही होता है, 30 तक की तो टेबल याद ही रखोगे। तो 24 3 के पहाड़े में आ रहा है ना, अगर 3 के पहाड़े में आ रहा है तो ये पूरा नंबर भी 3 से आएगा। और फिर भी मान लो नहीं याद रहता है तो इसको और ऐड कर दो, इसको और ऐड कर दो। 2 + 4 कितना हो गया? 6। 6 तक का तो पता है, ये तो कर सकते हो, एक डिजिट का तो सबको पता होता है। तो ये 6 आ रहा है या 24 आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास ये नंबर 3 से विभाजित होगा। तो 3 से विभाजित करने के लिए जो नंबर का योग है, जो नंबर आपको दिया है उसमें जो संख्याओं का योग है वो 3 के पहाड़े में आना चाहिए। उनका जो नंबर्स का सम है, उस नंबर में जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। देन वो कंप्लीट नंबर जो है वो भी आपका 3 से विभाजित होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो 3 की विभाजकता समझ में आ गई, 2 की विभाजकता समझ में आ गई। अब बात करते हैं 4 की विभाजकता की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? 4 की डिविजिबिलिटी रूल की, 4 की विभाजकता। तो 4 से विभाजित करोगे तो कैसे पता चलेगा? मान लो मैंने नंबर दिया है 4 3 8 2 5 7 6 4, मैंने ये नंबर दिया। ठीक है, ये नंबर दिया मैंने आपको। ये नंबर 4 से विभाजित है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो अगर ये 4 की विभाजकता का नियम भी अच्छे से सीख लो। 4 की विभाजकता का नियम सिर्फ इतना सा कहता है कि इतने बड़े नंबर को भाग मत लगाओ, आप सिर्फ ये लास्ट वाले 2 नंबर को भाग लगा दो। 64 दिया आपको, इस 64 को भाग लगाओ 4 से, तो आपको पता है 16 चौके 64 होता ही है ना। तो अगर ये नंबर, ये लास्ट वाले 2 डिजिट, लास्ट वाली 2 संख्याएं अगर 4 की टेबल में आती है तो ये पूरा नंबर 4 की टेबल में आएगा। बस सिंपल सा रूल है। क्या कहा मैंने? ये पूरा नंबर 4 से कब जाएगा? जब ये इसकी लास्ट वाली 2 संख्या, 2 अंक जो लिए, लास्ट वाले 2 अंक उठाए हमने, उसको हमने 4 से भाग लगाया, अगर वो 4 से विभाजित है, इसका मतलब ये पूरा नंबर हमारा किससे विभाजित है बेटा? 4 से विभाजित है। समझ में आ गया अच्छे से? गुड, ये 4 का नियम था। उसके बाद हम बात करेंगे 5 के नियम की, कि कोई नंबर 5 से विभाजित है या नहीं है। अगर हम बात करते हैं 5 के नियम की, 5 की डिविजिबिलिटी रूल की, तो 5 की विभाजकता क्या कहती है? देखिए, 5 की विभाजकता आपको ये कहती है कि अगर कोई नंबर 5 से विभाजित है ना, तो आपको सिर्फ, जैसे मान लो 4 5 7 6 3 2 0 1 5, ये नंबर दिया मैंने, ये नंबर 5 से जाएगा कि नहीं जाएगा? इसका भी सिंपल सा रूल है बिल्कुल। क्या रूल है? कि ये लास्ट का जो 5 है, ये लास्ट का जो 5 है, मतलब लास्ट वाली संख्या, सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला नंबर, वो या तो 0 होना चाहिए और या फिर आपका 5 होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अगर पूरा नंबर के लास्ट वाली जो संख्या है, जो डिजिट है, वो या तो 0 हो या आपकी 5 हो, अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में आप कहोगे कि ये पूरा नंबर 5 से विभाजित है, ये कंप्लीट नंबर आपका 5 से डिविजिबल है। सिंपल सा रूल है, समझ में आ गया ये वाला भी। उसके बाद बात करते हैं 6 की। तो 6 का रूल क्या कहता है? देखो, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से रखना। 6 की विभाजकता, जो 6 की विभाजकता है, वो क्या कहती है? वो देखो, 6 के अंदर सिंपल सा रूल है, 6 के फैक्टर करो, गुणनखंड करो 6 के। तो 6 के गुणनखंड हो गए 2 और 3। कितने हो गए? 2 और 3। तो कोई भी नंबर दिया, 5 6 3 2 7 8 9 2, ये नंबर दिया मान लो मैंने, ये कहता है कि ये नंबर 6 से विभाजित है या नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि ये नंबर हमारा 6 से विभाजित है? तो हमें पता चलेगा कैसे? कि आपका ये नंबर 2 से भी जाना चाहिए और 3 से भी जाना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? ध्यान से सुनो, सिर्फ 2 से नहीं, 2 से भी जाना चाहिए और 3 से भी, दोनों से जाना चाहिए। अगर ये नंबर 2 और 3 दोनों से जा रहा है तो ये 6 से भी जाएगा। ठीक है, तो 2 का तो सीधा सीधा पता चल गया, लास्ट में क्या है? इवन नंबर है, तो 2 से जाएगा। 3 का रूल हमने क्या पढ़ा था? कि संख्याओं को जोड़ो, अगर वो 3 की टेबल में आ रहा है, इसका मतलब वो 3 से भी जाएगा, तो 2 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा, तो 6 से भी जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं, देखो कैसे। 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 2 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30, 30 और 9 39, 39 और 2 41, सम कितना हो रहा है इसका? 41। तो हमने ये देखा कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है वो 2 से तो विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है। 41 3 की टेबल में नहीं आता ना, 4 और 1 5 करो, 41 3 की टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये नंबर 3 से विभाजित नहीं है, मतलब ये 6 से भी विभाजित नहीं होगा। समझ में आ गया? अगर कोई नंबर 6 से विभाजित है तो किस किस से जाना चाहिए? आपका 2 से जाना चाहिए और 3 से, दोनों से जाना चाहिए, दोनों में से किसी एक से नहीं, दोनों से जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 6 की विभाजकता है। उसके बाद बात करते हैं 7 की विभाजकता का। किसकी बात करेंगे? 7 की विभाजकता से। तो देखो 7 की विभाजकता कैसे सोल्व होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको एक रूल ध्यान रखना है 7 की विभाजकता के लिए। आपको एक नंबर याद रखना है 2। कितना याद रखेंगे हम? 2। इस 2 को याद रख लो बस।
इस 2 का एक रिलेशन बनाओगे आप 7 से विभाजित करने के लिए, अगर वो रिलेशन सेट बैठता है तो वो 7 से विभाजित होगा। जैसे समझो, जैसे मैंने ये कहा, मान लो 198 नंबर लिया, क्या ये 7 से विभाजित है? बिल्कुल है, ये 7 से विभाजित है ना। लेकिन मेरे को चेक करना है इसको कि ये 7 से विभाजित है या नहीं है, तो ये ऐसे चेक नहीं करेंगे, हम कैसे चेक करेंगे? 7 की विभाजकता वाले रूल से चेक करेंगे। सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, जो भी आपको नंबर दिया गया है, छोटे छोटे नंबर, इसमें 7 की विभाजकता बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन आपको छोटे नंबर के लिए चेक करनी होती है इसके अंदर 7 की विभाजकता, ठीक है। तो आपने क्या लिया, ये 2 नंबर उठाओ, कितना हो गया? 19 लिया आपने, उसमें से घटा दो, क्या घटा दो? ये 8, लेकिन अकेला 8 नहीं घटेगा, कौन घटेगा? गुणा होके ये 2 भी घटेगा। कौन घटेगा? गुणा होके ये 2 भी घटेगा। तो 19 हमारे पास, ये 7 से ज़्यादा था क्या? देखना एक बार, 7 दूनी 14 हो गया, पीछे बच गया हमारे पास 4, 48, 7 दूनी 14, 5 58, नहीं 7 से ज़्यादा नहीं था ये 7 से ज़्यादा नहीं था, 196 जाना चाहिए शायद, है ना। हाँ 196 जाएगा, तो यहाँ लिखो 6, कितना लिखोगे? 6। अब 19 माइनस 6, लेकिन 6 अकेला नहीं, इस 2 से, ये 2 ध्यान रखना, मैंने 2 लिखा ना अलग से, ये 2 ध्यान रखना, 2 से गुणा करके फिर घटाओ, तो 19 माइनस कितना हो गया? 6 दूनी 12, 19 में से 12 गया, कितना बच गया? 7। क्या 7 से विभाजित होता है? बिल्कुल होता है, तो ये 7 हमारा विभाजित होगा, ठीक है। इसी टाइप में कुछ एक नंबर और ले लेते हैं हम, जैसे मान लो मैंने लिखा 287, मेरे को पता है ये 287 विभाजित होगा 7 से, लेकिन इसको सीधा विभाजित नहीं करेंगे, हम अपने रूल से करते हैं। हमने लिखा यहाँ 28, 28 में से क्या घटाओ? 7 इंटू 2, ये 28 है, उसके साथ क्या लेके चलेंगे? 7 इंटू 2, तो 28 में से घटा दो, 7 दूनी 14, 28 में से 14 गया, कितना बच गया? 14 बच गया, 14 बच गया। क्या 14 7 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल आता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी किससे जाएगा? 7 से जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 7 की विभाजकता छोटे छोटे नंबर्स में पूछी जाती है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। उसके बाद बात करते हैं 8 की विभाजकता का, ठीक है, उसमें बात करते हैं 8 की विभाजकता। तो 8 की विभाजकता बिल्कुल 4 की तरह ही है, बिल्कुल 4 की तरह ही है। जैसे 4 की विभाजकता ये कहती है कि लास्ट के 2 नंबर 4 की टेबल में आने चाहिए, तो वो कंप्लीट नंबर 4 की टेबल में आएगा। उसी टाइप में मैंने लिखा 5 6 7 8 3 2, ये लिख दिया। मान लो ये नंबर हमारा 8 से जाता है या नहीं जाता, तो ये कैसे चेक करेंगे? हमने चेक किए लास्ट वाले 3 नंबर, उसमें 4 में हम 2 नंबर चेक करते थे ना, इस 8 में हम 3 नंबर चेक करेंगे। 832, क्या 832 8 से जाता है? बिल्कुल जाता है। कितनी बार जाता है? 104 बार जाता है। कितनी बार जाता है? 104 बार जाता है। 8 से भाग लगा के देखो, ये 104 बार जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी किससे विभाजित है? 8 से विभाजित है। तो 8 की विभाजकता कहती है लास्ट के 3 नंबर उठाओ, वो नंबर अगर 8 के टेबल में आ रहे हैं, 8 के पाड़े में आ रहे हैं, तो ये पूरा नंबर भी 8 के पाड़े में आएगा। समझ में आई बात? उसके बाद बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं 9 की। तो 9 की बात करेंगे तो 9 के अंदर भी रूल क्या लगेगा? यही लगेगा जो 3 में लगा था। 3 का विभाजकता का नियम कहता है संख्याओं को जोड़ो, 3 की टेबल में आना चाहिए। 9 की विभाजकता भी ये कहती है संख्याओं को जोड़ो, 9 की टेबल में आना चाहिए, 3 में नहीं आना चाहिए। किस में आना चाहिए? 9 में ही आना चाहिए। आपने संख्याएं जोड़े, मान लो 15 हो गई, और जोड़ने पे 15 आ रहा है तो वो 3 से तो विभाजित हो रहा है, लेकिन जोड़ने पे जो 15 आया वो 9 से विभाजित नहीं है। 9 से या तो 9 जाएगा या 0 जाएगा, या आपका कौन जाएगा? 18 जाएगा। 18 27 36 45 ऐसे नंबर जा रहे हैं ना, इसका मतलब 9 की विभाजकता आपकी वो होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 10 की विभाजकता। 10 का तो सिंपल सा रूल है, लास्ट में 0 होना चाहिए। लास्ट में 0 होना चाहिए, 10 से विभाजित है, बस ये सिंपल रूल है। लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए विभाजक। और विभाजकता का नियम डेसिमल्स के लिए नहीं होता, ये ध्यान रखना, दशमलव के लिए नहीं होता। आप तो कहोगे कि सर हमने लिखा 456 और इसको 10 से भाग लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 45.6, इसमें तो भी शेषफल 0 आ रहा है। नहीं, डेसिमल की बात नहीं होती, मतलब हमें पॉइंट नहीं लगाना, पॉइंट नहीं लगाना, पॉइंट से पहले ही वो क्या हो जाना चाहिए? डिवाइड हो जाना चाहिए। वो विभाजकता का नियम होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये 10 की विभाजकता कहती है कि लास्ट में 0 होगा तो वो 10 से विभाजित जरूर होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 11 की। तो 11 वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ लो। जैसे मैंने लिखा 11 वाला, समझो कैसे है। जैसे मैंने लिखा 1 3 5 7 7 5 6 8 2, ये मैंने लिखा। मैंने कहा क्या ये 11 से विभाजित है? तो इसका बहुत सिंपल सा रूल है, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का रूल है। आप एक संख्या छोड़ के एक संख्या को प्लस करोगे। जैसे मैंने क्या कहा, 1 में प्लस किया 7, प्लस किया 6, प्लस किया 2, और इधर जो बच गई उनको प्लस कर दो। 3 5 8, 3 + 5 + 8, जोड़ो बेटा। 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16, 8 और 7 8 और 5 13, 13 और 3 16।
दोनों को घटा दो, 16 माइनस 16 कितना आ रहा है 0। क्या 0 11 से जाता है? बिल्कुल जाता है। अगर 0 11 से जा रहा है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी किससे जाएगा? 11 से जाएगा। मान लो सम करने पे कोई और नंबर आ जाता, इधर आ जाता 15, इधर आ जाता 18 मान लो, तो दोनों के अंदर ऐसे आ जाता ना। अगर मान लो प्लस करने पे ऐसा कोई नंबर आता तो उस कंडीशन में ध्यान रखना दोनों को घटा दो, तो 18 में से 15 गया, बच गया 3। क्या 3 11 से जाता है? नहीं। तो 3 11 से नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 11 से नहीं जाएगा। इस टाइप का रूल चलेगा 11 के लिए। बस एक संख्या छोड़ के एक संख्या प्लस करनी है, और जो प्लस करने पे आंसर आए दोनों का आंसर आए उनको क्या कर दो? घटा दो। और घटाने पे जो फाइनल आंसर आए वो आंसर 11 से अगर जाता हो, 0 11 से जाता है, ध्यान रखना 0 हर किसी नंबर से जाता है, 0 11 से जाता है, इसका मतलब ये क्या नंबर जाएगा? ये पूरा नंबर भी किससे जाएगा? 11 से जाएगा। ठीक है, सिंपल सा रूल आपने इसमें पढ़ लिया। उसके बाद बात करेंगे 12 के विभाजकता की। किसकी करेंगे? 12 के विभाजकता की। तो 12 की विभाजकता क्या कहती है ये समझ लो। 12 की विभाजकता देखो, 12 के फैक्टर करो। 12 के फैक्टर करते हैं हम 3 × 4, 3 × 4। सिंपल सा रूल लगेगा इसमें, 4 3 7 2 9 8 2 5 और 6, ये लिखा मैंने। ठीक है, ये इतना बड़ा नंबर लिख दिया मैंने। कहा बताओ ये 12 से जाता है कि नहीं जाता? तो 12 से भाग लगाने के बजाय आप क्या करो? संख्याओं को जोड़ो। देखो सबसे पहले तो लास्ट में 56 आ रहा है, 56 4 से जाता है ना? बिल्कुल जाता है, 56 4 से जाता है। ठीक है, 14 चौके 56 होता है, तो 4 से जा रहा है ये। उसके बाद इन संख्याओं को जोड़ो, अगर ये 3 से भी जा रहा है तो ये 12 से भी जाएगा। मतलब 4 और 3 दोनों से जाना चाहिए, 4 और 3 दोनों से जाना चाहिए। इसका मतलब ये किससे जाएगा? 12 से भी जाएगा। समझ में आ गई बात अच्छे से? 12 वाला रूल समझ में आ गया होगा। अब 13 का रूल बिल्कुल कैसा होता है? 7 के जैसा होता है। जैसे 7 में मैंने क्या याद रखने को कहा था आपको? 2 याद रखने को कहा था, और 2 की गुणा करके घटाना होता है। उसी टाइप में 13 के लिए आपको याद रखना है 4, और 7 में घटाना होता है, 13 में जोड़ना होता है। ये ध्यान रखना, 7 में घटाना होता है और 13 में क्या करना होता है? जोड़ना होता है। जैसे हम एक नंबर लेते हैं, मान लो कोई नंबर लिया हमने हमने लिया 39 या 39 मतलब 403 ले लो। कितना लिया हमने? 403 लिया। ठीक है, ये 403 क्या 13 से जाता है या नहीं जाता? तो कैसे चेक करोगे? सिंपल सा रूल, 2 संख्या उठाई 40, इसमें जोड़ना है। क्या जोड़ना है? 3, ये वाला। लेकिन ऐसे नहीं जोड़ना, 4 से गुणा करके जोड़ना है। तो 40 में मैंने जोड़ा 4 3 12, तो कितना हो गया? 52। तो 52 13 से जाता है क्या? 13 चौक 52 होता है। अगर 52 13 से जाता है, इसका मतलब ये नंबर भी किस में जाएगा? इसमें जाएगा। समझ में आ गया? इजी है एकदम बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं किसकी विभाजकता की? नियम की, 14 की विभाजकता की। तो 14 की विभाजकता कैसे चेक करेंगे ये देख लो फटाफट। तो 14 का वही फैक्टर कर लो, 2 और 7। क्या आया? 2 और 7। तो कोई भी नंबर 2 और 7 दोनों से जाने चाहिए, 2 से भी जाना चाहिए और 7 से भी जाना चाहिए। अगर कोई नंबर 2 और 7 दोनों से जा रहा है, इसका मतलब वो पूरा एंटायर नंबर किससे जाएगा? हमारा 14 से भी जाएगा। किससे जाएगा? 14 से भी जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 15 की, लास्ट बट नॉट लीस्ट। बहुत नंबर है आगे ऐसे। ठीक है, तो 15 की विभाजकता के नियम सिंपल से फैक्टर कर लो, 3 × 5 15 होता है। तो जो नंबर 3 से जा रहा है और जो 5 से जा रहा है वो 15 से भी जाएगा। ये कुछ नंबर है, जैसे 12 हो गया, 15 हो गया, 14 हो गया। ठीक है, ये ऐसे नंबर है जिसमें फैक्टर करते हैं। जैसे 6 हो गया, 2 और 3 से जाना चाहिए, 15 हो गया, 3 और 5 से जाना चाहिए, 14 हो गया, 2 और 7 से जाना चाहिए ना। इसके गुणनखंड हम करके लिखते हैं। तो ऐसे नंबर से आपको इसके अंदर चेक कर सकते हैं। आगे और चलते जाओगे, जैसे 16 की विभाजकता नियम में, जैसे हमने 4 में हमने 2 संख्या ली है, 8 में हमने 3 संख्या ली है, तो 16 को लेने के लिए 4 संख्या लेनी पड़ेगी। 16 के लिए बहुत बड़ा नंबर दिया जाएगा ना, तो इतने बड़े नहीं आते हैं। ये सिंपल सी कैलकुलेशन आपको सिखाई है, और ये सिर्फ नंबर सिस्टम में ही नहीं है, कहीं भी कोई भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आता है जिसमें आपको डिवाइड करना है या कुछ करना है, तो मतलब कट वगैरह करके आपको आंसर निकालना है, तो उसमें ये बहुत यूजफुल है ये वाले नंबर। तो ये डायरेक्ट याद रहेंगे ना, तो फटाफट आप चेक कर सकते हो कि अच्छा ये नंबर ऐसे जा रहा है, कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो इसका मतलब ये जाएगा। मान लो मैंने ये नंबर लिखा 4 6 7 8 3 2, और इसके अपॉन में मैंने लिख दिया, मान लो कितना लिख दिया? मान लो लिख दिया मैंने 24। कितना लिख दिया? 24। तो मैं इसको कट करना चाहता हूं, तो मैंने ये देखा कि ये 2 से नहीं हो रहा। मान लो ये मैंने लास्ट में 1 लिखा है, एक लिखा है, तो मैंने ये देखा मैं किससे कट करूं इसको। तो ये 24 3 से जा रहा है ना, 3 से जा रहा है ना, तो इसको इसमें फटाफट इसको सम करके देख लो। अगर जाएगा तो ये 24 से भी जाएगा, तो डायरेक्ट 24 से कट कर सकते हो आप इसको। ठीक है, लेकिन पहले 24 से चेक करने बैठोगे, डेसिमल में निकालोगे, उससे अच्छा आप डायरेक्ट इसको चेक कर सकते हो। तो ये वहां भी यूजफुल रहता है। ठीक है, तो ये हमने विभाजकता के नियम आपको पढ़ लिए हैं। तो ये ऑलमोस्ट नंबर सिस्टम का टॉपिक यहाँ खत्म हुआ है। इस वाले सेक्शन का पार्ट खत्म हुआ। अब हम LCM HCF भी पढ़ेंगे। इसके अंदर जो फ्रैक्शन आता है, भिन्न जो आती है, जिसमें अंश और हर होते
होते हैं उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये भिन्न वाला क्वेश्चन तो इतना आता है जिसमें जैसे मान लो ऐसे पूछ लिया कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है, भिन्न के अंदर एलसीएम एचसीएफ पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पार्ट रहते हैं, ठीक है। तो अब वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको अच्छे से नोट्स बनाते चलो, अच्छे से तैयारी करते चलो, इसके बाद का पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही आपके लिए भी अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा, सबको नॉलेज मिलेगा इस चीज़ का, ठीक है। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.